हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक श्रीवास्तव और फिर से आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। अब आज का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। ये पूरा कंप्लीट टॉपिक है। तो वो जो टॉपिक है वो एग्जाम में 3 मार्क्स का 110% पूछा जाता है। हर साल आप पेपर उठाकर देख लीजिए, हर साल पूछा जाता है, एक ना एक डेरिवेशन उससे पूछा जाएगा। तो गॉसेस लॉ को स्टडी करने से पहले हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन टाइप टॉपिक है, तो इसको पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्या होता है, उसके बाद हम गॉसेस लॉ डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स मीन्स होता है बंडल टाइप का, इसमें बहुत सारा चीज़ इंक्लूड हो। और इलेक्ट्रिक का मतलब क्या हुआ, फ्लक्स का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक का बंडल्स टाइप का, मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन समझिए। हमने कहा कि हमारे पास ये कोई शीट है, हमारे पास ये कोई शीट है। इस शीट का जो सरफेस एरिया होगा, जितनी इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस। तो इसका जो ऑथेंटिक डेफिनेशन होता क्या है कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर से सुनिए, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, ये कितनी लाइन पास हो सकती है इसमें, तो जितना इसका एरिया होगा उतनी लाइन पास हो सकती है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए जो न्यूमेरिकली डेफिनेशन हम डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो सिंबल होता है वो φE होता है। अगर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम E से लिखते हैं, ठीक, और यहाँ पर अगर जो हम एरिया वेक्टर ds मान लेते हैं, तो एरिया वेक्टर इट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, हम इसके बीच का एंगल थीटा मान लेते हैं। तो जो φE का न्यूमेरिकल डेफिनेशन होगा, न्यूमेरिकली इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो आंसर है इट इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। तो इट इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। ए डॉट बी का फॉर्मूला आपको पता है कि ए बी कॉस थीटा होता है, तो φE इज इक्वल टू आपका हो जाएगा E ds कॉस थीटा। This is the formula for electric flux, where theta be the angle between vector E and vector ds। जो थीटा है ये वेक्टर E और वेक्टर ds के बीच का एंगल होता है। थोड़ा सा और इसमें समझ लेते हैं, यूनिट डायमेंशन क्या होता है। तो यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ φE, तो यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ φE पॉइंट करके पढ़ते हैं इसमें। तो यूनिट ऑफ φE जो होगा, यूनिट ऑफ φE, तो φ का जो यूनिट होगा, सबसे पहले E का यूनिट लिखेंगे, फिर ds का यूनिट लिखेंगे, cos थीटा का कोई यूनिट नहीं होता है। तो E का यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, फोर्स अपॉन चार्ज, एंड ds का यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो φE का जो यूनिट होगा वो न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। डायमेंशन हमेशा नीट उठ के पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो डायमेंशन ऑफ φE की बात करते हैं। तो डायमेंशन लिखने का भी तरीका होता है, डायमेंशन को रटना नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में देखेंगे 104 डायमेंशन है, तो रटने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में कोई भी चीज़ रटना नहीं होता है। डायमेंशन लिखने का तरीका क्या होता है कि आप क्या करो कि डायमेंशन को बनाना सीखो। जैसे ये न्यूटन लिखा है, तो न्यूटन का डायमेंशन क्या होता है, mLT-2, फोर्स इज इक्वल टू ma होता है, और मीटर स्क्वायर का L स्क्वायर अपॉन कूलम का हो जाएगा 80। तो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ml3 a-1 t-3। दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ φE। एंड कैसी क्वांटिटी होगी, देखो कोई भी डेफिनेशन है, 3 चीज़ जरूर लिखा है, तो उसका यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, क्वांटिटी कैसे है। तो आप देखिए कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर क्वांटिटी। तो 2 वेक्टर क्वांटिटी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है स्केलर क्वांटिटी होगा, तो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये स्केलर क्वांटिटी होता है। तो ये इसका बेसिक डेफिनेशन या बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब थोड़ा सा डीप में चलते हैं, इसमें और डिस्कस करते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा।
तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले में हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई ई, इट डिपेंड्स अपॉन एंगल थीटा। तो ये एंगल थीटा पर डिपेंड करता है। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्लक्स। टाइप्स ऑफ फ्लक्स। तो 3 टाइप्स ऑफ फ्लक्स हो जाएगा। तो सबसे पहला होगा आपका पॉजिटिव फ्लक्स, दूसरा आपका होगा निगेटिव फ्लक्स, और तीसरा आपका होगा जीरो फ्लक्स। अच्छा ठीक, पॉजिटिव फ्लक्स क्या होगा समझिए। जैसे हमने कहा ये 0 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, और ये आपका 180 डिग्री है। ठीक, अब अगर जो थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच में लाई करता है, मतलब थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच में लाई करता है, मतलब कि समझिए इफ़ थीटा इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, तो इसके बीच में लाई करता है, तो ऐसे फ्लक्स को हम पॉजिटिव फ्लक्स कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा था, मतलब ऑप्शन में पूछा जाएगा, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछा जाएगा कि पॉजिटिव फ्लक्स क्या है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए। अब इसके बीच में कोई भी वैल्यू हम लेते हैं, जैसे cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, मतलब सारा जो वैल्यूज होगा वो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो ऐसे फ्लक्स को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव फ्लक्स बोलेंगे। दिस इज़ द कंडीशन ऑफ पॉजिटिव फ्लक्स। नाउ अगर जो थीटा का वैल्यू 90 से 180 के बीच में हो जाए, मतलब यहाँ से इसके बीच में लाई करे, तब देखिए तो इफ़ थीटा इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री, तो ऐसे फ्लक्स को हम कहेंगे निगेटिव फ्लक्स। ऐसे फ्लक्स को हम क्या कहेंगे, निगेटिव फ्लक्स, क्योंकि इसमें जब आप वैल्यू पुट करोगे 120 या 135, ये सब वैल्यू जब आप पुट करोगे तो आपको निगेटिव वैल्यू मिलेगा। ठीक, अब जीरो फ्लक्स कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। अगर जो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो ऐसे फ्लक्स को हम कहेंगे जीरो फ्लक्स। तो दिस इज़ द टाइप्स ऑफ फ्लक्स। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्लक्स, पॉजिटिव फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स एंड जीरो फ्लक्स। और इसको आप समझ गए होंगे कि कैसे, कब पॉजिटिव फ्लक्स होगा, कब नेगेटिव फ्लक्स होगा, कब जीरो फ्लक्स होगा। अब इसमें एक चीज़ हम और डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक चीज़ हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारा फ्लक्स होगा ये मैक्सिमम कब होगा और फ्लक्स हम मिनिमम कब लेंगे, कंडीशंस क्या होनी चाहिए उसके लिए। तो देखिए जैसे हमने कहा कि हमारे पास, ये मान लेते हैं हमारे पास एक शीट है। अब इस शीट में जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा नॉर्मल होता है। अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉर्मली पास होती है तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। तो बीच का एंगल जो 0 डिग्री हो जाएगा, तो ऐसे मतलब उस कंडीशन में जो फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव फ्लक्स होगा, मैक्सिमम फ्लक्स होगा। तो थोड़ा समझते हैं यहाँ पर। देखिए पहले ध्यान से देखिए, ये हमने कहा कि ये हमारे पास एक शीट है जो ऐसे रखा हुआ है। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे पास हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर नॉर्मली, एंड एरिया वेक्टर इज नॉर्मल। एरिया वेक्टर जो है वो नॉर्मल है। तो जब हम हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है नॉर्मल टू सरफेस, अब नॉर्मल टू सरफेस होता है तो उस कंडीशन में ई और डी एस के बीच का एंगल होता है 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो उस समय जो फाई होगा ये आपका मैक्सिमम होगा, मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा ये सरफेस है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास होनी चाहिए। ठीक, अब अगर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पहला कंडीशन होगा, दूसरा मिनिमम कब होगा, तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक शीट है। ठीक, तो इसमें एरिया वेक्टर हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे पास हो रही हो, ऐसे मतलब पैरेलल पास हो रही हो। तो जब पैरेलल पास होगा, ठीक, तब इन दोनों के बीच का एंगल आप देखिए, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ई पैरेलल टू सरफेस, देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा तो फ्लक्स ख़त्म हो जाएगा, यानी कि जो फाई होगा वो मिनिमम हो जाएगा, जो फाई ई होगा वो मिनिमम हो जाएगा। तो ये कंडीशन होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लक्स आपका मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा। तो फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा,
जब शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मली पास होती है। इसलिए जब हम अपने कैलकुलेशन में या हम जब डेरिवेशन करेंगे तो नॉर्मली हमेशा लेंगे। नॉर्मली मतलब मैक्सिमम फ्लक्स हमको लेना है। अगर जो शीट हमारा रखा है नॉर्मली पास होती है तो वो आपका मिनिमम फ्लक्स होगा। तो ये आपका कंप्लीट टॉपिक होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, उस कितने मतलब उसका यूनिट डायमेंशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, मैक्सिमम का होगा, मिनिमम का होगा, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है। अब हम अगले लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे